हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के हर एक सेक्टर में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस पृथ्वी पर सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उन से भी आगे निकलने की कोशिश में है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कह दिया है, जो मैं करूंगा उसका कोई विरोध ना करे, वरना हालत ऐसी कर दूंगा कि विरोध करने लायक नहीं बचोगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर की कैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन को भारत का समर्थन करना पड़ गया भारी। जी हां, किम जोंग उनसे बड़े तानाशाह बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने उनके घर में एफबीआई की रेड पड़वा दी। दोस्तों बताएंगे, कल ही उन्होंने भारत को लेकर बड़ी तारीफ की थी, भारत का समर्थन किया था और ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था। ऐसे में ट्रंप की तानाशाही की ये सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। दोस्तों इसी बीच अपने घर में उलझा ट्रंप तो इधर भारत और रशिया ने मिलकर कर दिया बहुत बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएंगे। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिकी दबाव पूरे तरीके से बेअसर दिखाई दी है, ना रशिया पर और ना ही भारत पर। जी हां, उत्तरी समुद्री मार्ग और INSTC पर अब ज्यादा तेज काम करेंगे भारत और रूस। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को रखा ठेंगे पर। दोस्तों तो वहीं आपको बताएंगे, दुनिया के 20 ताकतवर नेताओं संग चीन में शक्ति प्रदर्शन करेंगे जिनपिंग। अमेरिका को घेर कर देंगे करारा जवाब, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत 20 विश्व नेता होंगे शामिल। बताएंगे ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे का पूरा शेड्यूल आ चुका है। दोस्तों आपको बताएंगे कब कब प्रधानमंत्री मोदी जी कहां जाएंगे और वहीं आप लोगों के सबसे बड़े सवाल का हम जवाब देंगे दोस्तों कि भारत चीन अगर एक साथ मिल जाए तो अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है, वहीं बताएंगे। हर बार की तरह फिर घुटनों पर आया पाकिस्तान, कहने लगा कश्मीर पर बात करने को हूं तैयार, भारत से फिर लगाई गुहार। जी हां, तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्या भारत में 5 साल बाद सच में टिकटॉक अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट से बैन हटा लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा? क्या फिर से टिकटॉक का वही दौर चालू हो जाएगा भारत में? दोस्तों इनकी साइट्स खुलते ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दी और सीधा कहने लगी कि शहादत का सौदा कर लिया मोदी सरकार ने, जिसके बाद आपको इसकी रियलिटी बताएंगे दोस्तों कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या कहा मोदी सरकार ने। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वहीं बताएंगे बीजेपी को कब मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आ गई जानकारी और ये भी पता चल गया कि देरी की क्या वजह थी। अब ये सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि इस नए भारत ने 2014 के बाद से सिर्फ अपने हित में कार्य किया है, किसी की जी हजूरी नहीं की और ये नया भारत जवाब देना जान चुका है और किसी का दबाव नहीं झेलने वाला। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कल ही की भारत की जमकर तारीफ। आज ट्रंप ने पड़वा दिया एफबीआई का छापा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और अब उनके कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई ने छापा मारा। ये कार्रवाई उस घटना के एक दिन जस्ट बाद हुई जब बोल्टन ने ट्रंप की भारत के साथ संबंधों की नीति और दंडात्मक टैरिफ लगाने के तरीके की आलोचना की थी। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई गोपनीय दस्तावेजों के प्रबंधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई। हालांकि ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही अब तक उन पर कोई कार्रवाई की गई। ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, एफबीआई एजेंट मिशन पर है। ये ट्वीट छापे की शुरुआत के कुछ समय बाद किया गया था। दोस्तों ये छापा ऐसे वक्त में पड़ा है जब बोल्टन ने एक इंटरव्यू में ट्रंप को उनकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर की राष्ट्रपति बताते हुए आलोचना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका भारत संबंध इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। उन्होंने कहा था कि पिछली अमेरिकी जितनी भी सरकारें आई हैं और गई हैं, उन सभी ने एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर काम किया। लेकिन मैं ट्रंप को देख रहा हूं कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत को चीन और रशिया के और अधिक करीब ढकेल देंगी। उन्होंने कहा कि भारत को अकेला छोड़कर उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने से यह संदेश जाता है कि अमेरिका ने भारत का
का साथ छोड़ दिया है और मुझे इस बात का डर है कि इस वजह से भारत और भी ज्यादा रूस और चीन की ओर झुक जाएगा। दोस्तों, इन्होंने खुलकर अपना बयान दिया। इन्होंने क्लियरली कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप लायक है ही नहीं और इनको राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है और ये सन की राष्ट्रपति है, सन की नेता है। वाकई में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इन हरकतों को देखकर अगर उनको सन की में भी महासन की कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, क्या है आपकी इस पर निजी राय बताना मत भूलिएगा। इससे आप एक चीज तो क्लियर समझ सकते हैं कि अमेरिका में भी आवाज उठाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है। इस खबर के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दे सबसे बड़ी खबर, भारत पर अमेरिकी बड़ी टैरिफ के बीच ट्रंप का दबाव हुआ बेअसर। उत्तरी समुद्री मार्ग और INSTC पर अब और ज्यादा तेज काम करेंगे भारत और रशिया। पुतिन के दौरे से पहले बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी बता दें। रशिया के साथ संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं। इस कारण उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है। शुरुआत में तो उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताते हुए 25% टैरिफ लगाया। फिर उन्होंने रशिया के साथ तेल की खरीद के कारण 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% पहुंच गई। ऐसे में भारत ने अमेरिकी दबाव में ना झुकते हुए रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पिछले 20 दिनों में भारत के 2 वरिष्ठ अधिकारी, विदेश मंत्री जयशंकर जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी रशिया का दौरा कर चुके हैं। इन उच्च स्तरीय मुलाकातों के बाद भारत और रूस के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी समुद्री मार्ग बोले तो NSR पर सहयोग को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने घोषणा की है कि भारत और रशिया उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तर दक्षिण गलियारे के संयुक्त खोजबीन का लक्ष्य बना रहे हैं। मंटूरोव ने यह ऐलान 20 अगस्त को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक में किया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस आयोग का गठन भारत और रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। यानी कि दोस्तों, ये स्पष्ट है कि व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार, विश्वसनीय लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने और नई कंटेनर सेवाओं के निर्माण से जुड़ा हुआ। इस संबंध में रूस अमेरिका उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तर दक्षिण गलियारे के संयुक्त विकास का लक्ष्य बना रहे हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग एक शिपिंग लेन है जो रशिया के आर्कटिक तट से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग के खुलने से दोस्तों भारत और रूस के बीच माल ढुलाई में लगने वाला समय काफी मात्रा में कम हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका दे दिया रूस और भारत ने मिलकर इस फैसले पर। जी हां, इतना ही नहीं, INSTC पर भी बात बन चुकी है। यानी कि वहीं भारत और रशिया अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC पर भी काम कर रहे हैं, जो कि एक मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है। इसमें ईरान के जरिए भारत और रूस को जोड़ना शामिल है। INSTC 7200 किलोमीटर लंबा गलियारा है, यानी कॉरिडोर है। इसमें समुद्र, रेल और सड़क तीनों शामिल है, जो दक्षिण एशिया और उत्तर यूरोप के बीच व्यापार को और सुगम बनाते हैं। इस गलियारे से भारत और रशिया पहले से ही व्यापार करते रहे हैं। ऐसे में क्या आपको पता है दोस्तों उत्तरी समुद्री मार्ग क्या है? जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, उत्तरी समुद्री मार्ग बोले तो NSR समुद्र के जरिए व्यापार को बढ़ाने वाला एक रास्ता है दोस्तों। ये आर्कटिक को अटलांटिक और प्रशांत महासागरों से जोड़ता है। ये मार्ग रशिया के आर्कटिक तट से जुड़ा हुआ है, जिससे रशिया का एक बड़ा हिस्सा कनेक्ट हो जाता है। इस रास्ते स्वेज नहर जैसे पारस्परिक मार्गों की तुलना में एशिया और यूरोप के बीच दूरी काफी कम हो जाती है। ऐसे में रूस से एशिया के किसी भी हिस्से में सामान की आवाजाही में पहले से कम समय लगेगा और लागत भी कम आएगी। उत्तरी समुद्री मार्ग से स्वेज नहर की तुलना में शंघाई से यूरोप के रॉटरडैम बंदरगाह के बीच दूरी लगभग 2800 समुद्री मील कम हो जाएगी, जो कुल दूरी का 22% है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ रशिया ने भारत को तेल में 5% की कटौती का ऑफर दिया, न सिर्फ रशिया ने भारत की कंपनियों और भारत के प्रोडक्ट्स को अपने देश में बेचने का ऑफर दिया, बल्कि दोस्तों अब मार्ग को भी शॉर्ट किया जा रहा है। भारत और रशिया मिलकर उत्तरी समुद्री मार्ग और INSTC पर काम को और तेज करने और जल्दी करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जो कि क्लियरली दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह गुस्सा, डोनाल्ड ट्रंप का भारत को दबाने की यह नीति बेअसर साबित हो रही है दोस्तों। अमेरिकी दबाव भारत और रूस के ठेंगे पर दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, हम RIC ग्रुप फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, जो आपको हम आगे खबर बताएंगे, जिसमें
चीन, रशिया और भारत जुड़ने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब रूस और भारत अकेले ही ट्रंप की नाक में दम कर रहे हैं और अगर इस ग्रुप में चीन जुड़ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की क्या हालत होने वाली है। इसके लिए दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने भारत की कूटनीति के लिए और रशिया के समर्थन के लिए लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या RIC फॉर्म होना चाहिए, क्या इसमें ये तीनों देश शामिल होने चाहिए। देखते हैं क्या है आपका जवाब दोस्तों। साथ ही साथ बता दे बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एर्दोगन जैसे जैसे दुनिया के 20 ताकतवर नेताओं संग चीन में शक्ति प्रदर्शन करेंगे जिनपिंग, दोस्तों अमेरिका को मिलेगा करारा जवाब। चीन ने कहा SCO के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री मोदी समेत 20 विश्व के नेता होंगे शामिल। बता दें चीन ने शुक्रवार को कहा कि इस महीने के अंत में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इस बैठक में 20 देशों के नेता भाग लेंगे जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान समेत दुनिया के कुल 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस दौरान SCO के देश एक संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा सदस्य देश SCO विकास रणनीति को मंजूरी देंगे और सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ऐसी संभावना भी है कि SCO के घोषणा पत्र में अमेरिका की टैरिफ नीति को करारा जवाब दिए जाने की संभावना है, क्योंकि चीन ने पहले ही इशारा कर दिया है कि वो इस सम्मेलन का इस्तेमाल अमेरिका को घेरने के लिए करेगा। क्लियर कहा है दोस्तों, एकदम डंके की चोट पर कहा है कि अमेरिका को ही घेरने के लिए हम इस सम्मेलन का इस्तेमाल करेंगे। उसने पहले ही अमेरिका पर विश्व शांति के लिए खतरा होने का आरोप लगाया है। उसने वैश्विक नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले अमेरिका की जबरदस्त आलोचना की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा की बात करें तो उनके इस पूरे दौरे का शेड्यूल निकलकर सामने आया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे का शेड्यूल जारी हो चुका है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान ने फिर एक बार लगाई भारत से गुहार, कहा कश्मीर पर बात करने को हम तैयार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश कश्मीर और अन्य सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक बातचीत करने के लिए तैयार है। इशाक डार ने इस्लामाबाद में संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि बातचीत जब भी होगी सिर्फ कश्मीर पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर होगी। भारत ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा। इशाक डार उप प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत के साथ बातचीत किसी एक सूत्री एजेंडे पर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किसी मध्यस्थता का अनुरोध नहीं किया था बल्कि एक तटस्थ स्थान पर बैठक की पेशकश की गई थी। उन्होंने दावा किया कि हमें किसी तटस्थ स्थान पर साथ बैठने के लिए कहा गया था और मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम मिलने को तैयार हैं। इशाक डार ने कहा कि उन्हें भारत के साथ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका से एक फोन आया था। उन्होंने कहा मुझे अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए एक फोन कॉल आया था। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ढांचों पर हमले किए। तो आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तान की लगातार हेकड़ी निकल रही है। कभी भड़काने वाला बयान दे रहा है, कभी भारत के साथ व्यापार करने वाला बयान दिया जा रहा है, तो कभी दोस्तों भारत के साथ समझौता करने की बात करता है पाकिस्तान। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या सच में भारत की मोदी सरकार ने 5 साल के बाद टिकटॉक जैसी चाइनीज एप्लीकेशन पर से हटा दिया बैन? क्यों उठी ये खबर और क्यों भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहने लगी कि भारत ने शहादत का सौदा किया है? जिसके बाद भारत सरकार ने दोस्तों इस बात का भी जवाब दिया और कांग्रेस को जमकर घेरा। बता दें करीब 5 साल बाद चीनी वीडियोस एप्लीकेशन टिकटॉक की भारत में वापसी के दावों को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल दोस्तों टिकटॉक की जो वेबसाइट पेज है उसका फ्रंट होम पेज खुलने लगा है
और उस खुलने के दावों के बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी का चीन के प्रति प्रेम देश प्रेम पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, उसमें क्लियर लिखा है कि भारत में चीन की कंपनी टिकटॉक की वेबसाइट चलने लगी है। चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए। पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी, लेकिन जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेडलाइन मैनेज करने को टिकटॉक बैन किया। अब मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं और खुद चीन जाने वाले हैं और इस बीच ही टिकटॉक से जुड़ी यह खबर आ गई। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम देश प्रेम पर भारी पड़ा है। पाकिस्तान से सीज फायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है। ये कहा है दोस्तों कांग्रेसियों ने अपने एक्स अकाउंट पर, जैसा कि हमने आपको क्लियरली ये ट्वीट दिखाया है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस पर भारत सरकार ने देर रात क्या जवाब दिया और कांग्रेसी पर हमला बोला। बता दें, भारत सरकार ने शुक्रवार को उन सभी रिपोर्टों का खंडन कर दिया जिनमें कहा गया है कि चाइनीज वीडियो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है। हालांकि ई कॉमर्स वेबसाइट अली एक्सप्रेस और ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली वेबसाइट शाइन को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया और अनब्लॉक वाली सारी खबरें फर्जी हैं। तो दोस्तों इस खबर से क्लियर हो जाता है कि कांग्रेसी यानी विपक्ष बस इंतजार में बैठा रहता है कि कैसे किस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जाए। दोस्तों इस खबर को आए हुए क्षण भर भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने तुरंत भारत की मोदी सरकार को चीन प्रेम बता दिया, शहादत के साथ समझौता जैसा बयान दे दिया। अब आप इस समझ सकते हैं दोस्तों, अगर विपक्ष वाकई में समझदार होता तो तंज कसने के बजाय सवाल पूछता। दोस्तों इस पर हम आपकी राय जरूर चाहेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि बिना सोचे कुछ भी बयान देना घातक साबित हो सकता है या नहीं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर तो क्या अब व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की नहीं होगी मुलाकात या होगी? क्या कहा रूसी विदेश मंत्री ने? आपको बता दें दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन के सारे मुद्दे हल होने चाहिए। लावरोव ने बृहस्पतिवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार कहा है कि अगर विशेषज्ञों और मंत्रियों द्वारा ये समझ बन जाए कि उच्चतम स्तर पर विचार विमर्श की आवश्यकता वाले सभी मुद्दों पर पूरी तरह से काम हो चुका है, तो वह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत अन्य लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ अपनी हालिया बातचीत के बाद सुझाव दिया कि रूसी और यूक्रेनी नेताओं को उनके साथ संभावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले आमने सामने मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों कल शाम ट्रंप ने यह भी कहा कि अब तक मैंने 7 युद्धों को रोका है, लेकिन अब तक का सबसे मुश्किल साबित हो रहा है रशिया यूक्रेन का संघर्ष। ट्रंप ने बताया कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है और लोग मारे जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक 7 युद्ध रुकवाए हैं और इस युद्ध को भी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं दोस्तों यूक्रेन में शांति के लिए सेना भेजने को तैयार है ये देश। अमेरिका फ्रांस नहीं है इस देश का नाम। ऐसे में पुतिन का बौखलाना तय माना जा रहा है। बता दें, यूक्रेन में संघर्ष विराम से पहले ही नाटो के एक सदस्य देश ने शांति सेना भेजने का ऑफर दे दिया है और इस देश का नाम एस्टोनिया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल ने कहा है कि वो अपने शांति सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करने के लिए तैयार है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में शर्त रखी है कि संघर्ष विराम से पहले नाटो के सैनिक यूक्रेन की जमीन पर नहीं होने चाहिए। माना जा रहा है कि नाटो के सदस्य देश के इस ऑफर से पुतिन बौखला सकते हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ प्रस्तावित मुलाकात से भी हट सकते हैं। एस्टोनियाई प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल ने शुक्रवार को टेलिन में फिनिश प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो यूक्रेन में एक कंपनी तक के बल के साथ शांति स्थापना अभियान में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मिशेल ने ये नहीं बताया कि इसमें कितने सैनिक शामिल होंगे। वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां शेख हसीना की आवाज अब नहीं सुन पाएंगे बांग्लादेशी। मोहम्मद यूनुस सरकार का नया फैसला, नया फरमान। बता दें, बांग्लादेश के लोग अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहले दिए गए बयानों को नहीं सुन पाएंगे। इसके पीछे वजह है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की एक बड़ी कड़ी चेतावनी जो उन्होंने देश के मीडिया संगठनों को दिया है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी अखबार, टीवी चैनल या ऑनलाइन पोर्टल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान प्रकाशित या
प्रसारित करता है तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की प्रेस शाखा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गुरुवार को कुछ मीडिया संस्थानों ने अदालत और कानून की अवहेलना करते हुए शेख हसीना का भाषण प्रसारित किया था। इस भाषण में उन्होंने सरकार के मुताबिक कई भ्रामक और भड़काऊ दावे किए। वहीं दोस्तों ऐसी चेतावनी के पीछे क्या तर्क दिया मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, आपको बता दें मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस बयान के पीछे ये बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को दोषी पाया है और उन पर अभी भी मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चल रहा है। सरकार के मुताबिक अवामी लीग की गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साथ ही 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत किसी भी प्रतिबंधित संगठन या उसके नेताओं की गतिविधियों, भाषणों या प्रचार प्रसार को प्रकाशित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। तो देखा आपने दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को ऐसे डर लग रहा है जैसे कि शेख हसीना के वीडियो से ही, उनके पुराने भाषणों से ही बांग्लादेश में भूचाल आ सकता है। यूनुस को डर है कि उनके समर्थित पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाएगी अगर ऐसा शेख हसीना का पुराना भाषण चलता रहा तो। और यही सबसे बड़ी वजह दोस्तों दिखाई दे रही है कि शेख हसीना के पुराने भाषणों पर बैन लगा दिया गया बांग्लादेश में। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार कह रहे हैं दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को कब तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बता दें भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है। पहले ये माना जा रहा था कि 15 अगस्त तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह से इसमें देरी हो गई। एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। दोस्तों नए अध्यक्ष के नेतृत्व में ही बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष के नाम की तलाश करने के लिए कम से कम 100 शीर्ष नेताओं से संपर्क करते हुए बातचीत की है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व पार्टी प्रमुखों और आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ लीडर्स समेत अन्य के साथ इस बारे में चर्चा हुई है कि उनके हिसाब से पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हुई देरी के पीछे एक वजह 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें बोध गया में, बिहार के बोध गया में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा सीएम नीतीश के साथ मिलकर काम कर रही है केंद्र सरकार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गयाची जिला के बोध गया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, जलापूर्ति, ग्रामीण एवं शहरी संरचना, कैंसर केयर, एकीकृत नदी संरक्षण सहित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए आज कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया सीएम नीतीश कुमार ने। वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।